सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास। तो दोस्तों, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत शानदार मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो आपको याद रखनी है हर समय। ठीक है, आगे काफ़ी सारे टॉपिक्स में काम आती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी पार्टिकल इन नेचर। यानी चार्ज नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। कैसे? हर चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी है। और एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है चार्ज नेचर में जितने पार्टिकल हैं उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका मास भी साथ में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है ए और यहाँ पे एक बॉडी है बी। अब आप ए बॉडी का इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, साथ में उसका चार्ज भी जाएगा और साथ में उसका मास भी जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अकेला ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है, साथ में उसका मास भी ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप घर से स्कूल चले गए तो ऐसा नहीं होगा कि आप तो स्कूल पहुँच गए और आपका मास पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है। वैसे ही अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जाहिर सी बात। अगला पॉइंट, मास इज़ पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास चार्ज के बिना पॉसिबल हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है मास ऑफ मूविंग फोटोन। यानी एक फोटोन जो मोशन में है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास मास होता है, चार्ज नहीं होता। तो अपन इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, इसको सिर्फ याद कर लीजिए आप। फोर्थ पॉइंट क्या है? अ चार्ज एट रेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रहा है, तो हर समय वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता रहेगा। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। अ मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ करंट बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है अगर एक चार्ज मोशन कर रहा है, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो हर समय क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आप सड़क पे स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन तेल बहुत महंगा हो चुका है आजकल, 105 रुपये पर लीटर तेल है। तो आपके घर वालों ने कहा कि भैया 40 के आसपास चलाओ ताकि गाड़ी की एवरेज अच्छी आए। तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे, यानी आप 40 स्पीड ना तो ऊपर करोगे ना ही नीचे करोगे। वैसे अगर एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो दो चीज़ क्रिएट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। अगला पॉइंट क्या है? एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटेड और रिटार्डेड चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी अगर एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, रिटार्ड कर रहा है यानी अपनी वेलोसिटी को धीमे कर रहा है, या फिर ऑसिलेट कर रहा है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है वैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो वो किसका सोर्स हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, वापस ये तीनों पॉइंट को दोहराते हैं। अगर एक चार्ज ऐसे रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। अगर एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल रहा है। अगर एक चार्ज एक्सेलेट कर रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, रिटार्ड कर रहा है यानी वेलोसिटी कम कर रहा है, या फिर ऑसिलेट कर रहा है जैसे घड़ी का पेंडुलम करता है, तो वो किसका सोर्स बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, जो कि 12th क्लास में अपने आप में पूरा चैप्टर है, इसको आगे देखेंगे। अगला पॉइंट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहले पढ़ चुके हैं, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो 8th पॉइंट हमारा, व्हेन बॉडी गेट इलेक्ट्रिक चार्ज मास में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इफ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन इट्स मास डिक्रीज्ड एंड इफ गेन इलेक्ट्रॉन मास इंक्रीज। तो कहने का मतलब है कि अगर बॉडी के पास नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो इसका मतलब उसका मास या तो बढ़ा है या घटा है। इसका मतलब अगर आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसके मास में चेंज आएगा। देखते हैं कैसे। ये दो बॉडीज़ हैं ए और बी। मान लीजिए ए में से दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया बी बॉडी में। ठीक, तो ए में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो यानी उसका मास घट गया है, और बी में दो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए तो यानी उसका मास बढ़ गया है। अगला पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी गेट इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव द साइज और वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी को चाहे पॉजिटिवली चार्ज कर दें चाहे नेगेटिवली चार्ज कर दें, उसका साइज़ या वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा ही। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ सोप बबल था, ठीक है, एक साबुन का बुलबुला था, और आपने क्या किया, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, तो उसकी वजह से
इस सोप बबल का साइज अब बढ़ जाएगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन आपस में दूरी बना लेंगे। जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बबल का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो सोप बबल का साइज अब इतना बड़ा हो सकता है, क्योंकि 10 के 10 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन अ बॉडी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग वायर टू द अर्थ द बॉडी गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। यानी आप किसी भी बॉडी को अगर एक वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो उस बॉडी पे चाहे पॉजिटिव चार्ज था चाहे नेगेटिव चार्ज था, अब वो बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे दो बॉडीज़ थी, ए के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और एक बॉडी थी बी, इसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। हमने ए से एक वायर लिया और अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बी से भी एक वायर लिया और अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। वो चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दे भी सकती है और चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स आपसे ले भी सकती है। तो इस केस में क्या होगा, अर्थ में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर के आएंगे और इन पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आए और इनको न्यूट्रल कर दिया, तो ये पूरी बॉडी का नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर अर्थ चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकती है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्लास रॉड थी जिसके पास कुछ प्लस माइनस चार्जेस थे और पास में एक सिल्क का कपड़ा रखा हुआ है जिसके पास भी कुछ चार्जेस हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया। तो रबिंग के बाद क्या होगा, ग्लास में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लीजिए सिल्क में आ गए हैं इस तरह से। तो बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्लास के पास बच जाएंगे 6 प्लस और 4 माइनस, और सिल्क क्लॉथ के पास क्या हो जाएंगे 4 प्लस और 6 माइनस। तो अगर पहले की कंडीशन देखी जाए, ये पहले पॉजिटिव चार्ज कितना था दोनों पे मिला के, तो कितना था, ग्लास पे 6 था और सिल्क पे कितना था, 4 था, यानी टोटल 10 पॉजिटिव चार्ज थे। और नेगेटिव चार्ज कितने थे, ग्लास पे कितने थे, 6 थे, और सिल्क पे कितने थे, 4 थे, तो कितना हो गया 10। बाद की कंडीशन देखते हैं। बाद में ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6 हैं, और सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 4 हैं, तो ये हो गया 10। लेकिन अब ग्लास पे नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 4 हैं, और सिल्क पे इस बार नेगेटिव कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन फिर भी हमारा टोटल कितना रहा, 10 ही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम की स्टडी की जाए, सिस्टम का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि जिन भी 2 या 3 या 1000 पार्टिकल्स की आप स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो सभी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अगर सिस्टम की बात करें, यानी इन दोनों बॉडीज़ की बात करें जो सिस्टम में आती हैं, तो उन पर जितना पहले नेट चार्ज था कुल मिला के उतना ही ट्रांसफ़र होने के बाद रहा। यानी चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। तो ये थे इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ मेन पॉइंट्स जिनको आपको रट लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।